डन। तो भैया सबसे पहले ऑसिलेशन से पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये पता है व्हाट आर द टाइप ऑफ मोशंस? मतलब इसमें हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक मोशन। तो यस सर। तो क्या आपको पता है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? भैया व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? सर जो अपने आप को रिपीट करती है। वेरी गुड। ये किसके साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है? प्लीज माइक म्यूट करो। ओके। यस, पीरियोडिक मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल्स के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ शॉर्ट टाइम। तो क्या आप मेरे को इसके एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसे कौन कौन से मोशन है जो हमें पता है जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं? स्विंग, सर क्लॉक। वेरी गुड। और बॉब, चलो डन। पेंडुलम। तो ऐसे ही कर करके ना आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने हैं, ताकि हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को फिल्टर आउट करते जाएंगे, क्योंकि हमें इसी में और सब कैटेगरीज पढ़ते जानी है। इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक मिनट बस, पहले मैंने ये लिख दिया, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप क्या क्या एग्जांपल बता रहे हो? आपने बताया कि भाई हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, कि ये हमारा एक पीरियोडिक मोशन है, ये पूरा अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है और इसका फिक्स टाइम इंटरवल है। दूसरा क्या एग्जांपल बता रहे हो आप लोग? अर्थ एंड सन। वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूं कि रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स। क्या मैं ये रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स और क्लॉक, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल सकता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस सर। क्योंकि भैया दोनों केसेस में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक ही कैटेगरी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एग्जांपल दो। सीसो, सीसॉ, चलो डन। और पेंडुलम। सर पेंडुलम। पेंडुलम, वेरी गुड। एक दो एग्जांपल और दे दो, कुछ याद आ जाए तो प्रीवियस क्लासेस के कुछ। भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी आप भूल रहे हो, दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसे? यार हमने वर्क एनर्जी पावर वगैरह में भी पढ़ा है कि अगर एक स्प्रिंग को मैं ऐसे खींच के छोड़ दूं तो वो हमारी स्प्रिंग इस तरीके से मूव करती रहेगी टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या ये चीज कुछ याद आया? यस सर। यस यस सर। डन। तो यार अब हम ले देखिए ना, पीरियोडिक मोशन की सब कैटेगरी के बारे में बात कर रही है, दैट इज ऑक्सिलेटरी मोशन। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है, तो अब ये एक्सप्लेन करो। स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद प्रॉपर न्यूमेरिकल फॉर्म पे आ जाएंगे बस, लेकिन थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। व्हाट इज ऑक्सिलेटरी मोशन? टू एंड फ्रो। भाई बिल्कुल सही। ऑक्सिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन ये टू एंड फ्रो मोशन जो होना चाहिए, दैट शुड बी अबाउट अ मेन पोजीशन। अब यहाँ पे ये मेन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। भैया मेन पोजीशन का मतलब है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब मेन पोजीशन पे आपका नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। वेरी गुड। तो भैया हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मोशन होना चाहिए वो टू एंड फ्रो मोशन तो होना ही चाहिए, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन एक मेन पोजीशन के अबाउट होना चाहिए, कि एक मेन पोजीशन है, पार्टिकल उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और मेन पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स हमारा जीरो हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लो, पहले मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूं। कि भाई मैंने कहा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यू, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा जिसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव क्यू। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा? बिटवीन। बिल्कुल। तो अगर इन दोनों चार्जेस का नेचर सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा। तो मतलब ये हो गई हमारी एक तरीके से मीन पोजीशन। तो याद रखना, मैं मीन पोजीशन को अब एमपी से डिनोट करूंगा। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई एक थर्ड चार्ज रख रहा हूं, तो इस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार, मैं न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड चले गया, अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड चले गया, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन से चार्ज का फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, ए ए। वाले का या बी वाले का? ए। ए। वेरी गुड। और अगर मैं राइट हैंड साइड चले जाऊं तो?
बी का। बी का वाले का। तो मैंने यही किया, मैंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं पॉइंट सी पे अपना चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो मेरे को बताओ, अगर मैं पॉइंट सी पे चार्ज रख रहा हूँ क्यू नॉट, तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, और इसको फ्री छोड़ते ही ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट में। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले भैया इस पे एक फोर्स लगेगा जो ऑब्जेक्ट बी दे रहा होगा, चार्ज बी। चार्ज बी भी पॉजिटिव है, मेरा पॉइंट सी वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, तो एक फोर्स इधर लगेगा, इसको नाम दे देता हूं एफ सी बी। फोर्स सी पे लगने वाला जो बी ने दिया। ए वाला फोर्स इस पे किधर देगा, राइट। राइट में, और वो फोर्स हो जाएगा हमारे पास एफ सी ए, फोर्स जो सी ने दिया, एक मतलब सी के ऊपर लगा ए की वजह से। अब मेरे को बताओ भैया, ये दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, कौन सा फोर्स छोटा होगा? सी ए। सी सी ए, ए। बड़ा। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ए के कंपैरिजन में डिस्टेंस कम है, तो एफ सी ए बड़ा होगा एफ सी बी के। तो अगर मैं इस चार्ज को छोड़ दूंगा, तो इस चार्ज की मूवमेंट किधर होगी भैया, इस चार्ज की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द Right. न्यूट्रल पॉइंट। क्या ये चीज समझ में आई है? यस यस सर। सर। यस। तो यार हमें यही चाहिए, जो ये नेट फोर्स है ना, जो ये न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लग रहा है, द नेट फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट, या विच एक्ट्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, हमें यही फोर्स चाहिए होता है, और इस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन की। क्या कंडीशन है? कि हमारे सिस्टम पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसकी तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए, वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा न्यूट्रल पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चार्ज को पॉइंट डी पे रख दो, तो भी सेम कहानी होगी। अब की बार बी वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा और ए वाला फोर्स छोटा हो जाएगा, तो अब की बार ये बॉडी किधर मूव करेगी, ये चार्ज लेफ्ट पार्टिकल की किधर तरफ। मूव करेगा, लेफ्ट लेफ्ट की। की तरफ। लेफ्ट मतलब को। हर केस में ये न्यूट्रल पॉइंट की तरफ ही मूव करेगा। तो हमें हमें पूरे चैप्टर में ले दे के यही सारी सिचुएशंस पढ़नी है, कि भैया हमें न्यूट्रल पॉइंट गिवन होगा, मैं चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट से शिफ्ट करा रहा हूं, मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा फोर्स है वो न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो ऑक्सिलेटरी मोशन। कितनी चीज क्लियर हो गई? यस यस। सर। अब मेरे को बताओ, हमने है ना Yes, स्प्रिंग sir. फोर्स पढ़ा है, वेरी गुड। हमने स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर में। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद दिलाओ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to minus kx। अरे बहुत बढ़िया, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो इसी फॉर्मूले को अब यहाँ पे लेके चल रहे हैं सेंटर में, अब यही हमारा काम करेगा सारा, कि भैया हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, ताकि वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट आउट कर सके, ताकि न्यूट्रल वो पे। हमेशा मेन पोजीशन की तरफ पॉइंट आउट कर सके। अब इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं एन, और ये एक्स, एक्स मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से डिस्प्लेसमेंट है, एक्स जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो हम हमेशा लेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब इसके ऊपर मैंने पावर एन लगा दी है। अब भाई याद रखो, जो इसके ऊपर मैंने पावर एन लगाई है ना, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एन की वैल्यू हमेशा ऑड ही होनी चाहिए। क्या इसका रीजन दे सकते हो कि ये एन की वैल्यू हमेशा ऑड ही क्यों होनी चाहिए? स्केयर होगा तो माइनस नहीं होगा। एन की वैल्यू ऑड इसलिए होनी चाहिए ताकि ये नेगेटिव साइन हमेशा बना रहे। कैसे बना रहे इस चीज को समझो। भाई सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट में हो रहा है, तो बताओ फोर्स किधर लगना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स राइट में। राइट में। इस चीज को समझना, क्योंकि आगे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आपने सही से नहीं समझा तो। भैया सपोज अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है राइट में, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर होना चाहिए, लेफ्ट में। रीस्टोरिंग Left. फोर्स लेफ्ट में होना चाहिए। अब आप सब नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, जनरली हम अपना मैथ्स का एक्सिस फॉलो करते हैं। कोई भी चीज लेफ्ट में गई है तो उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, माइनस। नेगेटिव। कोई भी चीज राइट में गई है तो पॉजिटिव। तो मेरे को अब एक चीज बताओ, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स टू द पावर एन। सपोज मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूं, इवन नंबर, तो मैंने एक्स की पावर 2 ली। सपोज मैं कह रहा हूं भैया एक्स नेगेटिव में है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर किस में बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में बन गया,
तो जो मेरा फोर्स आएगा वो भी किस में आ जाएगा फिर? नेगेटिव। नेगेटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने x नेगेटिव में लिया, उसका स्क्वायर किया तो वो बन गया पॉजिटिव, तो x नेगेटिव। तो बन गया पॉजिटिव, तो फोर्स किस में आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव। में। तो नेगेटिव। आपकी ये वाली कंडीशन तो फिर गलत हो जाएगी ना। यस सर। यस क्या सर। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। डन। तो यही रीजन है कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने एक कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी? कि भैया जो भी हमारे ये n की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? हमेशा ऑड ही नंबर होनी चाहिए। बाकी अब चाहे ऑड नंबर में जो मर्जी आपका मन करे वो वैल्यू रखो, 1 3 5 7 जो मन आपका करे। चेक करके बता दो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। डन है कोई सर। दिक्कत नहीं। हाँ बोलो प्रकुल। डन। डन है, चलो। अब क्या करके बता दो, अब जो ये हमने 5 6 एग्जाम्पल जो भी लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में से मेरे को बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल आपके ऑक्सिलेटरी मोशन में फिट होते हैं? पेंडुलम। वेरी गुड, हमारा पेंडुलम फिट होता है क्योंकि पेंडुलम में एक मीन पोजीशन है। और बताओ और कौन सा फिट होता है? तो सी सॉ। सी सॉ में मीन पोजीशन किधर बताओगे? सी सॉ में मीन, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट में भी कोई एक ऐसी पोजीशन नहीं आती जिसपे नेट फोर्स 0 लग रहा हो। भैया हमारा पेंडुलम वाला फिट हो सकता है, स्प्रिंग ब्लॉक वाला फिट हो सकता है कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है तो वो उसकी मेन पोजीशन होती है और उस टाइम पे नेट फोर्स कितना लग रहा होता है? 0 लग रहा होता जीरो। है। क्लॉक वाला, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सब हमारे ऑक्सिलेटरी मोशन में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें कोई मीन पोजीशन नहीं होगी। तो अगर मैं इसके आपसे एग्जांपल पूछना चाहूं तो क्या मेरे को लिखने की जरूरत है या समझ जाओगे? चलो लिख ही देता हूं। एग्जांपल मतलब आप लिख लो यहाँ पे कि भैया पेंडुलम, पेंडुलम लिख देता हूं। पेंडुलम होगा और एक होगा हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में हम यही दो एग्जांपल लेके चलेंगे, बाकी एग्जांपल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब ये कह लो कि 95% ऑफ द केसेस हम पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक के ही करेंगे। बाकी हार्डली 5% हम किसी और केस के करेंगे। डन है? यस यस। सर। डन। चलो ऐसा करते हैं अब। भैया मैंने अब वापस आ जाओ, मैंने कहा कि भैया n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए, तो एक n की वैल्यू मैंने ली 1, एक n की वैल्यू ली मैंने 3, एक n की वैल्यू ली मैंने सपोज 5। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं अपनी इक्वेशन को है ना सबसे सिंपल बनाना चाहता हूं, सबसे सिंपल, ताकि खटा खटा बिजर मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन के बिना सॉल्व हो जाए। तो मेरे को बताओ, मेरे को n की वैल्यू इन तीनों में से क्या लेनी चाहिए 1। जिससे मेरा क्वेश्चन सबसे जल्दी सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए? 1। वन। 1 ना। तो बस हो गया काम खत्म। यही हमारा कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको हम सिंपल ऑक्सिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है कि ऑक्सिलेटरी मोशन तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑक्सिलेटरी मोशन का एक सबसे सिंपलेस्ट, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक केस ले लेंगे। और क्या सबसे ज्यादा स्पेसिफिक केस ले लेंगे? कि भैया हम फोर्स की इक्वेशन को लिख के चलेंगे, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स एक्स टू द पावर 1। अब मेरे को बताओ ये लीनियर इक्वेशन बन गई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मेरी फोर्स की इक्वेशन लीनियर बन रही है तो मतलब टू एंड फ्रो मोशन तो होना ही चाहिए, लेकिन जो भी टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए। जब मेरा टू एंड फ्रो मोशन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा तो वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन देगा, और वो लीनियर इक्वेशन देगा तो मेरे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये भी क्लियर हो गया? यस सर। तो अब पिछले से एग्जाम्पल सारे उठा लो वापस से। अब मेरे को इनमें से बताओ आपको कौन कौन से ऐसे मोशन लग रहे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहे हैं और साथ के साथ टू एंड फ्रो होना जरूरी है, मतलब मीन पोजीशन होना जरूरी है। स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम। बिल्कुल सही। क्या इसमें मैं पेंडुलम को फिट कर सकता हूं क्या? नो। नो सर। तो याद रखो इधर मेरे पास एक ही केस बचा अभी तक, क्या बचा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्योंकि मैं पेंडुलम को फिट नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि जो पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो ट्यों ट्यों, ये वाला हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रहा होता, ये एक कर्व पे हो रहा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन हम है ना, हम है बड़े नालायक लोग, हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। क्या जुगाड़ बिठाया? इधर देखो भैया, मैंने कहा कि ये हमारा पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा था, तो ये बड़े बड़े एंगल बना रहा था।
60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे बड़े बड़े एंगल बना रहा था। तो जब ये बड़े बड़े एंगल बना रहा था तो जो ये इसका ऑक्सिलेटरी मोशन दिखाई दिया, ये अलोंग अ कर्व पाथ दिखाई दिया जब ये एंगल्स बड़े बड़े हो गए। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने जुगाड़ बिठाया। मैंने कहा भैया हम है ना इसमें एक सिंपल पेंडुलम लेंगे। सिंपल पेंडुलम के केस में हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो भी ये एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, छोटे छोटे। स्मॉल। बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर ये मैं बहुत छोटे छोटे एंगल्स बना दूं तो क्या इस केस में अब जो ये इसका ऑक्सिलेटरी मोशन हो रहा होगा, क्या ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा? यस सर। यस। तो मैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंक्लूड कर लूंगा। तो मैं इसमें लिखूंगा सिंपल पेंडुलम, लेकिन सिंपल पेंडुलम का एक स्पेसिफिक केस फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। अब आपको मैथमेटिक्स वाले लोग हो, स्मॉल एंगल्स का भी पता होगा। जब स्मॉल एंगल्स होते हैं तो मेरा साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? थीटा। थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और थीटा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? टैन थीटा में। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फिलहाल थीटा में कन्वर्ट करेंगे। क्या यहां तक का क्लियर है जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। अब वापस आ जाओ फिर से फर्स्ट स्लाइड पे। मेरे को बताओ ये जो क्लॉक है या ये रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या ये ऑक्सिलेटरी मोशन है? नो सर। नो सर। तो अगर ये ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है तो क्या ये एसएचएम हो सकता है? नो No, यस sir. सर। नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है तो ये एसएचएम भी नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करेंगे, हम फिर से वही नालायक लोग हैं, हम इसको भी एसएचएम में फिट कर देंगे कैसे ना कैसे। कैसे फिट करेंगे इधर देखो। अब भैया पूरा चैप्टर बस अब ऐसे ही चलने वाला है जुगाड़ के भरोसे। भैया हमने कहा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैंने क्या कर दिया, इसके दो डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए। दो डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए, ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी एक पार्टिकल है जो किसी एक एंगुलर वेलोसिटी से सर्कल में घूम रहा है। तो जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना, तो इसके लिए कोई मीन पोजीशन नहीं है, ये ऑक्सिलेटरी मोशन भी नहीं है, ये एसएचएम भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन, मतलब हमने इस पार्टिकल की शैडो को किसी भी एक एक्सिस पे ले लिया जो मेरा मन किया। या तो मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया या तो मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। हम दोनों के साथ डील करेंगे, हम दोनों के साथ डील करेंगे। पहले मैं आपको वाई एक्सिस वाला समझा देता हूं क्योंकि वो समझने में थोड़ा ज्यादा इजी लगता है। तो भैया मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया था, उसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहां आएगा। क्या ये बात मान रहे हो? यस सर। Done. ये इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहां आएगा, इसको डॉटेड टी 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 डॉटेड बना दिया। तो इसका प्रोजेक्शन हो गया पॉइंट P1। सिमिलरली जब ये पार्टिकल ऊपर गया तो इसका प्रोजेक्शन किधर आएगा, इसका प्रोजेक्शन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पॉइंट P2। फिर ये यहां गया तो बिल्कुल यहीं पे। जब ये वापस नीचे आया कहीं ना कहीं पॉइंट P3 पे, तो इसका प्रोजेक्शन यहां होगा। फिर जब ये कहीं ना कहीं यहां पहुंचा होगा P4 पे, तो इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहां होगा। फिर जब ये वापस यहां गया होगा पॉइंट P5 पे, इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहां होगा। अब आप प्रोजेक्शंस को चेक करो तो आपको एक चीज नोटिस हुई होगी। हाँ प्रकुल पूछो, क्या पूछ रहे हो पहले आप? सर प्रोजेक्शन जरूरी है कि वाई अलोंग द वाई डायरेक्शन होगा? नहीं प्रकुल, मैंने वही कहा ना, प्रोजेक्शन कंप्लीटली आपकी मर्जी है कि आप किस पे लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देगा, वाई एक्सिस पे लेना चाहते हो या एक्स एक्सिस पे लेना चाहते हो। लेकिन इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, इक्वेशन आपको अलग अलग यूज करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। यस सर, थैंक ठीक यू है। सर। अभी और मैंने यही बोला कि हम दोनों के साथ डील करना सीखेंगे। मैं पहले वाई एक्सिस बता रहा हूं क्योंकि वाई एक्सिस के साथ थोड़ा इमेजिन करना अभी इजी है। फिर जब ये वाला इमेजिन आप कर लोगे फिर मैं एक्स एक्सिस के साथ भी कराऊंगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके यार बिल्कुल। अब तो प्रकुल एक चीज देखो, सब लोग देखो कि भाई मेरे प्रोजेक्शन को अगर मैं देखूं वो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है। जब मेरा पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था, फिर जब पार्टिकल यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर मेरे पार्टिकल की शेडो कहां जाने लग गई, नीचे। नीचे। जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो भी नीचे, जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो तो भी ऊपर। ऊपर। तो क्या मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे जो शेडो है वो बेसिकली अप एंड डाउन प्रोजेक्शन कर रही है? कौन से पॉइंट के अबाउट? ओ। ओ। पॉइंट ओ के अबाउट।
तो पॉइंट ओ हमारा मेन पोजीशन पॉइंट बन जाएगा, और ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, और ये एक स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी कंसिडर्ड, याद रखना मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी ट्रीटेड एज एसएचएम। क्या अब ये क्लियर हो जाएगा? Yes, sir. डन। तो मैंने यहां तक की पूरी थ्योरी समझा दी है, इसको नोट डाउन करो। अब एक एक करके थोड़ा सा और डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करेंगे। I'll drink some water. Sir, done. डन, चलो लेट्स प्रोसीड देन। तो भैया अब हमें क्या करना है, हमने इतनी सारी डिटेलिंग तो कर ली कि कैसे एसएचएम वगैरह हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि एसएचएम के टाइम पे, मतलब जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो उस टाइम पर हमारी कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही हैं। अगर चेंज हो रही है तो कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है, और ऊपर से उन सबकी डायरेक्शन क्या है। तो मतलब ले दे के इस टॉपिक का नाम क्या है कि हमें मोशन का पूरा एनालाइज करना है। तो एनालिसिस ऑफ एसएचएम पूरा हम ध्यान से पढ़ेंगे कि भैया कब क्या हो रहा है डायरेक्शन के साथ, उन सब के साथ। तो अब बेस्ट एग्जांपल एसएचएम को पढ़ने का क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है कि भैया आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से ज्यादा अच्छा एग्जांपल, ज्यादा इमेजिनेशन आपको किसी में नहीं मिलेगी। तो मैंने इसमें क्या किया, एक स्प्रिंग ली है और यहाँ पे ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अगर ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है तो मेरे को बताओ अभी कितना फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग के ऊपर। 0 Zero. तो जब मेरे को पता है कि इस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो क्या मैं कह दूं कि भैया इधर नेट फोर्स 0 लग रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो बेसिकली ये मेरी किस टाइप की पोजीशन होगी, मीन मीन पोजीशन पोजीशन Mean. होगी। तो इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सपोज ओ, इस पूरी लाइन को, पोजीशन को ओ नाम दे दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं और इसको लेके जा रहा हूं किसी एक पोजीशन ए पे, इस पोजीशन ए पे। तो अब आप मेरे को बताओ जब मैं पोजीशन ए पे लेके चले गया तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा। डिस्प्लेसमेंट Right में हुआ. वेरी गुड। राइट डिस्प्लेसमेंट तो मैंने राइट में खींचा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो राइट में हुआ, लेकिन स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, Left. लेफ्ट में बहुत बढ़िया, लेफ्ट में बढ़िया। अब जब मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो होगा क्या, जब मैंने इस ब्लॉक को छोड़ दिया तो भैया ये पहुंचा अपनी मेन पोजीशन पे, ओ वाले पॉइंट पे। आप मेरे को ये सोच के बताओ जब ये पॉइंट ओ पे पहुंचेगा तो क्या मेरा ब्लॉक वहीं रुक जाएगा या कहीं आगे जाएगा, ओसिलेट होगा आगे जाएगा. आगे जाएगा। और इसको समझाने के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वो जो हम रबर बैंड से पेपर मारते हैं किसी को, वो वाला एग्जांपल है कि भैया मैंने पेपर खींचा रबर बैंड से और मैं छोड़ रहा हूं, तो क्या वो पेपर मेरे हाथ तक ही आके रुक जाएगा क्या, नहीं, वो आगे शूट आउट करेगा। क्यों शूट आउट करेगा, क्योंकि जब आपने उसको पीछे खींचा तो आपने कौन सी उसको एनर्जी दी है, आपने पीछे खींच के होल्ड करके रखा हुआ है उसे। नहीं भाई, सपोज स्प्रिंग वाले ले लो, मैंने स्प्रिंग को खींच के पकड़ के रखा हुआ है, तो मैंने अभी कौन सी एनर्जी दे दी है इसको, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल। खींच के पकड़ के रखा हुआ है पोटेंशियल पोटेंशियल, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक तो यार होता यही है कि पॉइंट ओ पे है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो हमारी कोई भी चीज पॉइंट ओ पे नहीं रुकेगी, वो आगे बढ़ चलेगी, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करके रखी हुई है। तो हमारी स्प्रिंग हो गई कंप्रेस। कब तक कंप्रेस होगी, वर्क एनर्जी में पढ़ाया हुआ है, जब तक पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट ना हो जाए, पोटेंशियल में कन्वर्ट Potential. ना हो जाए। हाँ, एरी पूछो क्या डाउट है। सर पर जब हम खींचते हैं उसको तो भी मोशन होता ही है हाँ, तो मोशन काइनेटिक तो हो रहा एनर्जी है, तो मतलब काइनेटिक है। अब मैंने इसको पकड़ के रख लिया तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल फिर से छोड़ दिया तो फिर से छोड़ दिया काइनेटिक तो पोटेंशियल फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। काइनेटिक एरी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट अब कौन सी डायरेक्शन में हुआ,
लेफ्ट में, तो Left. स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगना चाहिए? Right. राइट में। तो इस वाली पोजीशन को नाम दे दो पोजीशन बी, पोजीशन बी। अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनना जो जो मैं बोलते जा रहा हूं, और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा करते हैं, मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि जब मैं टेबल ड्रॉ कर दूंगा तो शायद से मेरे अकॉर्डिंग आपको चीजें एनालाइज करने में शायद से थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे लिखते हैं फोर्स, यहाँ पे लिखते हैं एक्सीलरेशन, यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी। एनर्जी का बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भैया मेरा पार्टिकल गया ओ से लेके ए तक, तो मेरे को बताओ जब पार्टिकल ओ से लेके ए तक गया है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा है? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या कांस्टेंट है? इंक्रीज। Decrease. वेरी गुड। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। हाँ भैया किसी को डाउट था, और ये क्या बच्चा है, बिल्कुल बढ़िया, बड़ा मजेदार सा नाम था, इंडियन आर्मी करके। अभी कोई बच्चा आया इंडियन आर्मी के नाम से, भाई एक तो चीज अभी भी है, ओके लॉग इन कर रखा है इंडियन आर्मी, नाम चेंज हो गया। हेमंत तुम थे वो? एक चीज मेरे को मैं पहले, डन। बाकी तो मुझे पता है तुम लोग ऐसे नहीं हो यार, कर लोगे तुम मस्त। हाँ सॉरी, हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, आ जाओ। भाई डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव में इंक्रीज हुआ, फोर्स पे क्या फर्क पड़ा ये बताओ? फोर्स पे क्या फर्क Negative सर पड़ा? डिक्रीज हुई, डिक्रीज। नहीं, नहीं भैया, Increase. हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सर तो माइनस भी है। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इसमें वैल्यू इंडिकेट नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ आप कंफ्यूज कब हो जाते हो। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में टोटल एनर्जी पढ़ाया था, आप कहोगे सर आपने वहां नेगेटिव के लिए अलग मतलब बताया, अब यहाँ पे आप अलग मतलब बता रहे हो। तो एक चीज बताओ, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar. स्केलर। तो अगर स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव आ रहा है। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है? Vector. तो अगर वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो वैल्यू इंडिकेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है? Direction. डायरेक्शन। इस चीज का ध्यान रखो, आपको ये चीज सब पता चल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव आ जाए तो वो वैल्यू बता रहा है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव आ जाए तो वो डायरेक्शन बता रहा है। तो इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है, भाई जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचूंगा, क्या मेरा स्प्रिंग उतना कम फोर्स से मेरे को खींचेगा या उतने ज्यादा फोर्स से मेरे को खींचेगा? ज्यादा फोर्स। ज्यादा। तो भैया स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में बढ़ Negative. रहा है? नेगेटिव में। Negative. अब आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला एम में होता है। तो अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या कर रहा होगा? Increase. पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. भाई फोर्स नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगी। ठीक है। अब लास्ट, वेलोसिटी वाला आपको कंफ्यूज करेगा। मेरे को बताओ जब मैं इसको पीछे खींच रहा हूं तो मतलब ये मूव कर रहा है, और अब मैंने इसको होल्ड पे रख दिया, तो इसकी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? Zero. वेरी डिक्रीज हो गुड, रही है। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, इसका ध्यान दो बस। अब पूरा गेम इसी पे करना है हमें। यार एक चीज याद रखो, हमारे पार्टिकल का जो मोशन होता है ना, कि मतलब पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करती है वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी पॉजिटिव, तो मतलब पार्टिकल राइट हैंड साइड जा रहा है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है तो मतलब पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। मतलब वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो इधर मेरा ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है? Right. राइट। राइट में। तो भले ही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन पार्टिकल राइट में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? ये Positive. Positive. चेक कर लो अच्छे से, मैंने क्या जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, क्या वो अच्छे से समझाने की कोशिश करी है? Yes, sir. Yes, Done. sir. अब इसका उल्टा, मैं आपसे बस दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ए से ओ तक और फिर ओ से लेके बी तक। तो आप सब लोग, मैं आपको प्रॉपर 2-3 मिनट दे रहा हूं, इन सब टेबल को फिल करने की कोशिश करो अपने आप। लिख लो अपने नोटबुक्स वगैरह में, आराम से देख लो क्या हो रहा होगा जब वो ए से ओ तक आ रहा है। अब ए से ओ तक आ रहा है और फिर ओ से बी तक।
और भाई मैं तो हिमाचल की न्यूज रोज देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही मतलब तगड़ी वाली बर्फ नहीं पड़ रही अब की बार। यस सर। यस सर। शिमला तो तुमने पूरा बर्फ बर्फ से ढक दिया। मस्त है यार। अगर कोविड वाला सिनेरियो नहीं होता तो पक्का हिमाचल के ट्रिप लगते ही लगते फिर तो इस टाइम पे। यस सर। यस सर। अबे तुम्हारे क्या यस सर, वो तो तुम तो हिमाचल में ही हो, मेरे ट्रिप लगते। सर मैंने एक बार भी नहीं देखी बर्फ अभी सर हमारे तक। भी लगने हैं अभी ट्रिप क्या बात कर देखते रहे हो हैं अभी यार, तुमने अभी तक एक बार भी बर्फ नहीं देखी? नो सर। यार आजकल तो मतलब हर साल, मतलब 2-3 साल से शिमला में हर बार स्नोफॉल हो रहा है इतना बढ़िया वाला, मनाली में हो रहा है। कुल्लू में मेरे को नहीं पता, इतना होता ही नहीं होता। अरे सर अगर चले जाओ सर वहीं फंस जाते हैं, करना क्या। भाई लेकिन खैर आप सॉल्व करो, मैं तो वैसे गप्पे मारता रहूंगा। मतलब मैं विंटर्स में मैंने पराशर लेक ट्रैक किया था, और एक दो ट्रैक किए थे, तो भाई पराशर लेक में तो लाइक अप टू दी नीज, घुटनों तक बर्फ होती थी। मजा आ फिर गया था शिकारी ट्रैकिंग में। देवी गए हो? नहीं यार। तो प्रेशर लेक एक जिस पहाड़ी पे है ना, हाँ। उसके सामने वाली पहाड़ी पे ही शिकारी देवी है। अच्छा। मैं यार इतना मतलब प्रो लेवल का ट्रैकर भी नहीं हूँ ना, मैं लाइक बिगिनर टाइप हूँ, छोटे मोटे ट्रैक कर लेता हूँ बस। तो जैसे मैंने हिमाचल में वही खीर गंगा कसोल वगैरह ये सब किया, और एक पराशर लेक वाला किया। सर हम भी जाए हैं सारी जगह पे। बढ़िया। तो पराशर हम लेक तो ले ट्रैक तो मजेदार था बिल्कुल, मतलब। सर ले भी जाए, काजा भी जाए। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। तो प्रकुल इसी बात पे ये कंप्लीट भी हो जाए ना तो बोलना फिर जल्दी यस सर। कंप्लीट करो। भाई आश्रय कश्यप, बड़े दिनों बाद तुम दिख रहे हो क्लास में। अब ये मत बोलना नहीं सर मैं तो था क्लास में। चलो भाई मैं फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ, चेक करते रहना। डन सर। डन, चलो तो मैच करते हैं। पार्टिकल जब मेरा ए से ओ तक जा रहा है, ए से ओ तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है? नेगेटिव। नेगेटिव। यार अभी भी मेरा सॉरी लेफ्ट लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में से ही तो आ रहा है। राइट हैंड साइड से ओ तक आ रहा है, ओ मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? पॉजिटिव में ही हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर Yes, इट्स माय। फिर ये जीरो नहीं हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, ए से ओ तक जीरो तो हो ही जाएगी, लेकिन डिक्रीज होते होते आ रही है और फिर बाद में जीरो हो जाएगी बिल्कुल। फोर्स के बारे में डिस्कस करो। फोर्स क्या हो रहा है? भैया फोर्स तो लेफ्ट हैंड साइड ही लग रहा था, तो फोर्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ऐसे डिक्रीज हो रहा है। और फोर्स कौन सी साइड लग रहा था? फोर्स तो हमारा नेगेटिव नेगेटिव। साइड लग रहा है। फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। डिक्रीज। कौन सी साइड? नेगेटिव साइड। नेगेटिव। अब सोचो आप पार्टिकल को आपने छोड़ दिया, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड, वेलोसिटी ज्यादा हो रही होगी और अभी पॉजिटिव साइड ही होगी। पॉजिटिव। आ, एक चीज चलो ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, पॉइंट ओ पे यहाँ साइड में लिख लो, पॉइंट ओ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। पॉइंट ओ पे, ओरिजिन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मेरा टेबल यहीं खत्म हो गया है, आप लेकिन साइड में कहीं लिख लेना। पॉइंट ओ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इतना ही काफी है, ओ से बी तक चलो छोड़ो। अब मेरे को बता दो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर हम इस पे अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, हल्का सा। सर ओ Yes, से भी sir. कुछ भी नहीं है। किसमें? ओ से भी। ओ ओ से से भी। भी छोड़ दो, मतलब हो तो रहा है, डिस्कस करना छोड़ दो, आपको समझ में आ गया, मेरा टारगेट वो था। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन से समझते हैं ना, बाकी क्वेश्चन से समझ में आ रहा है या नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी तो फिर आपकी कहानी है। भाई क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब इसमें करना क्या है, आपको बताना है कि जो पार्टिकल है, क्या वो ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है, क्या वो एसएचएम कर रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो जैसे मेरे को है ना एक इक्वेशन गिवन है कि एफ, पहली इक्वेशन, कि भैया एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है, और फोर्स की इक्वेशन गिवन है 3x+3। ठीक है, यहां तक की चीज में कोई दिक्कत? डन है ना? यस सर। डन। अब स्टेप्स देखो, मैं स्टेप्स बता जा रहा हूं, उनको समझते जाओ। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा हमेशा मीन पोजीशन फाइंड करना, कि भाई पता तो चले मेरा ओरिजिन आ कौन से पॉइंट पे रहा है। मीन पोजीशन कैलकुलेट। हाँ बोलो।
हाँ, सबसे पहले हम मीन पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन पोजीशन के लिए मेरे को पता है फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 तो आप फोर्स को रख दो 0 और आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मैंने फोर्स को 0 -1 रखा, तो मेरी एक्स की वैल्यू आई -1। -1 बिल्कुल। तो अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करके इमेजिन करो इस चीज को कि भैया जो मेरा ओरिजिन है ना वो -1 पे आ रहा है। ये मेरा ओरिजिन है, मीन पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इस ओरिजिन के लेफ्ट में और इस ओरिजिन के राइट में जो आपका मन करे आप वो वैल्यू लो। आई रिपीट, इस ओरिजिन के लेफ्ट में और इस ओरिजिन के राइट में जो आपका मन कर रहा है आप वो वाली वैल्यू लो। तो मैं लेफ्ट में बताओ कौन सी वैल्यू लूं? -2 -2, चलो डन। राइट में कौन सी वैल्यू लूं? 0 और कितनी बोल रहे हो? 0 0, डन, 0 ले ली। अब क्या करना है आपको, इन दो वैल्यूज को इस फोर्स की इक्वेशन में रखना है। तो मैं वैल्यू 1 को रखता हूं, व्हेन x इक्वल्स टू -2। मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि आपका x नेगेटिव है। आपको ये चीज देखनी है, आपका x नेगेटिव है। अगर मेरा x नेगेटिव है तो मेरा फोर्स कैसा आना चाहिए? नेगेटिव पॉजिटिव। तो भैया हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। 3 × -2 + 3, तो मेरे पास ये आया -6 + 3। तो मेरे फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव भाई -3 मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव। तो क्या ये ऑक्सिलेटरी मोशन या एसएचएम कुछ भी हो सकता है? नो नो सर सर बस, गलत। आपको यही बताना था कि ये एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप लिखोगे इट डज नॉट परफॉर्म एनी एसएचएम। क्या समझ में आ गया कैसे स्टेप्स कैलकुलेट करके क्या करना है? यस यस सर सर डन। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से तो आंसर सही आ रहा है लेकिन राइट हैंड साइड वाले से आंसर सही ना आए। तो आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, एक लेफ्ट वाला भी और एक राइट वाला भी, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर डन। तो ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से पूरा सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे कि ये एसएचएम हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो, ट्राई योरसेल्फ। इक्वेशन लिख लो, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड कर दूंगा ताकि आपको स्टेप्स दिखते रहें। इक्वेशन लिख लो और फिर प्रीवियस स्लाइड कर रहा हूं। लिख ली सर। लिख ली, चलो बढ़िया नितिन। चलो भैया तो लो, ताकि स्टेप्स याद करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम मीन पोजीशन फाइंड करना। नितिन आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है कुछ। डन सर डन हो गया, चलो तो लेट्स चेक। भाई सबका हो गया है? यस सर। डन। यस तो भाई सर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब हमारा जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो जब मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास अब की बार एक्स की क्या वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वैल्यू ली है आपने? 0 0, 0 डन। एक्स 0 लिया तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू है -3। मतलब मैंने एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लिया। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लिया तो मतलब मेरा एक्स कैसा है? मेरा एक्स नेगेटिव है। तो मेरा इधर फोर्स भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो क्या ये एसएचएम होगा? नो सर नो सर एसएचएम नहीं होगा। क्या क्लियर हो गए स्टेप्स? यस सर मेरे को लग रहा है काफी बच्चे शायद से इसमें गलती कर सकते हैं। वो बोलेंगे सर x = 0 है, आपने इसको नेगेटिव कैसे लिख दिया? भैया इसलिए मैंने कहा था नंबर लाइन इमेजिन कर लो। आपका ओरिजिन अब की बार 1 पे आ रहा है, आपका ओरिजिन। तो अगर मैं x = 0 ले रहा हूं तो मतलब मैं लेफ्ट में गया हूं, और लेफ्ट का मतलब है कि आपने x की वैल्यू को नेगेटिव रख दिया है। चलो तीसरा ट्राई कर दो, लास्ट। f = -3x - 3। चलो इसका चेक करो। सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेज देना, यस या नो या वाई या एन, कुछ ऐसे लिख के भेज देना। वाई एन करके लिख दो। एसएचएम कर रहा है, यस, वाई, नहीं, नो।
ठीक है अजय, देखते हैं। बढ़िया हरी। नितिन गुड। अंशिता ओके। हम्म, ठीक है कौशिक। भाई वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आया है। कुछ बच्चों का आंसर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है उन्होंने बस कहीं ना कहीं स्लाइड मिस्टेक करी है और कुछ नहीं। भाई फटाफट दो चार लोग और आंसर्स दो। ओके रिया। यशवीर बढ़िया, मैं तुमसे पूछने भी वाला था, तुमने उसी वक्त ही मैसेज कर दिया, गुड। भाई आयुष, आर्यन, अंशुल, जतिल, जागृति, साक्षी, रोहित, सार्थक, चौधरी, सार्थक, राणा, भाई बहुत सारे लोग बचे हैं। डन डन। चलो बढ़िया। तो भाई इसका आंसर बता देता हूं, जो मेरे हिसाब से आंसर है, बाकी मैं भी वेरीफाई करूंगा। मेरे हिसाब से आंसर आएगा यस, इट विल परफॉर्म एसएचएम। बाकी मैच करके देख लेते हैं, क्या पता मेरा आंसर भी गलत हो। तो भैया सबसे पहले हमने मेन पोजीशन फाइंड करी, तो एफ इक्वल्स टू 0 -3x -3। तो जहां तक मेरे को पता है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 -1। माइनस बढ़िया। अब कोई वैल्यू बता दो जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लेना चाह रहे हो। -2। -2 तो मतलब आपने एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, नेगेटिव लिया है, आपका फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। भाई -3 इंटू -2 -3, तो ये हो जाएगा 6 -3 +3 आंसर। मतलब यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल खटाक। एक और केस ट्राई कर लो, कोई भी राइट हैंड साइड वैल्यू लेके। तो बताओ राइट हैंड साइड में आपने क्या वैल्यू ली होगी, 0। 0 जो, चलो डन। तो राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यू ली 0, मतलब अब की बार मेरा एक्स पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव आना चाहिए। तो -3 इंटू 0 -3, तो भैया एफ की वैल्यू -3, मतलब मेरा फोर्स नेगेटिव आ रहा है, तो भैया ये तो पूरा पूरा सही है। यस इट विल परफॉर्म एसएचएम। यस सर। डन, यस ये एसएचएम करेगा। तुम भाई मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो अब एक अच्छा खासा ले लें क्वेश्चन कोई जो प्रॉपर ठीक है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यस यस सर। सर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, एक तो रिपीटिव भी हुआ है वो क्वेश्चन काफी बार, ऊपर से उस क्वेश्चन में हमारे दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। एक हो जाता है मिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और एक हो जाता है मिक्स एसएचएम का। तो वो क्वेश्चन देखते हैं अब, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसमें लग जाएंगे। पहले मैं पूरा क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ, सारी चीजें लिख देता हूँ जो जो चीजें गिवन है, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या क्या है। ऐसा करो, इसको छोड़ दो पहले। चलो डन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक रिंग ली है, और ये रिंग पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, जैसे ये रिंग है तो इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा है -q, और इसका मास है m। x डिस्टेंस पे रिंग का रेडियस a, रिंग पे टोटल चार्ज है +Q। आपको क्या बताना है कि वेदर दिस नेगेटिव चार्ज -q, कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि आपको बताना है कि इट विल परफॉर्म एसएचएम, यस या नो। और दूसरी बात कि अगर आपका आंसर यस है, तो इस पूरे चैप्टर में हमारा टारगेट यही होगा कि अगर एसएचएम है तो हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, कि भैया एक आपका वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ फॉर्मूले पूछूंगा, देखता हूं आपको याद है या नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश 12th क्लास में ही हो। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स सेंटर पॉइंट। और फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। चलो, क्या कह रहे हो सर, बहुत भारी चीज पूछ ली आपने, इतना याद नहीं रहता मैं।
कैसा ही है, किसी को याद नहीं है? यस सर। अरे वाह, शाबाश शेरो। तो भाई चलो कोई बात नहीं, वैसे क्या ही बोला जाए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग याद रखना, वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि सेंटर पे चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग जीरो, मतलब फोर्स भी सेंटर ऑफ द रिंग पे कितना लगेगा? जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरी रिंग का सेंटर पॉइंट है वो क्या बन जाएगा? Main MC. position. वेरी गुड, वो बन जाएगी मेन पोजीशन, क्योंकि भैया वहां पे नेट फोर्स जीरो आता है। नेक्स्ट भैया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला होता है के क्यू, रिंग पे चार्ज, एक्सियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। कैसे आ रहा है वो भी बता देता हूं, अगर किसी को डिटेलिंग में जानना है, मेरे हिसाब से तो जानना ही चाहिए। अगर अगर मैं ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज पकड़ूं और इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ूं, तो हमारा नेगेटिव चार्ज एक ऊपर की तरफ फोर्स फील करेगा, एफ। सिमिलरली नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज पकड़ूं और इस वाले नेगेटिव चार्ज को पकड़ूं, तो इधर भी फोर्स फील कर रहा होगा, एफ। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी सेम होगा। आपको एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल नहीं पता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं स्प्लिटिंग कंपोनेंट से, तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो इस डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस Yes, सर। sir. डन। तो अब आप मेरे को इस डायग्राम में देख के बताओ, क्या मेरा नेट फोर्स मेन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। वेरी गुड। तो भैया हमने देखा जो हमारा नेट फोर्स है दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि ये ऑक्सिलेटरी मोशन तो होगा ही होगा, एसएचएम होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, ऑक्सिलेटरी मोशन तो है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लेता, तो क्या ये ऑक्सिलेटरी मोशन होता? No, sir. तभी ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब नेट फोर्स बाहर की तरफ आता, और अगर नेट फोर्स बाहर की तरफ आता तो वो मीन पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है अपनी। यहां तक चेक कर लो भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो सर। So, बढ़िया। तो ऐसा है कि भैया हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQX डिवाइडेड बाय, इसमें एक और Q मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फोर्स बन गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। अब मेरे को ये बता दो कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब ये एसएचएम नहीं हो सकता। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया। Yes, sir. लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन क्या आया था, अब उसकी भावनाओं को समझो। क्वेश्चन में ये गिवन था कि x की वैल्यू बहुत छोटी है a से, मतलब चार्ज पार्टिकल रिंग के बहुत पास रखा हुआ है मैंने। तो अगर x बहुत छोटा है a से, तो इन दोनों में से बताओ किसको काटूं? एक को। अरे x छोटा है, x छोटा है तो x कटेगा, तो हमारे पास हो जाएगा F नेट इज इक्वल्स टू KQX। भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन रिपीटिव आया हुआ है इसलिए इतना बता रहा हूं, नहीं तो इतना तो बोलता भी नहीं मैं। A टू द पावर क्यूब। अब एक चीज सोचो जो मैं बोल रहा हूं, भैया ये रिंग है, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, मेरा चार्ज पार्टिकल रिंग की तरफ जा रहा है। तो इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में ये देख के बताओ कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल रिंग की तरफ जा रहा है तो कौन कौन सी चीजें इसमें चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट होंगी, और कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही होंगी? चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट है। भैया के तो कांस्टेंट ही है, रिंग का चार्ज और पार्टिकल का चार्ज चेंज नहीं होने वाला, वो क्यों चेंज होगा? क्या रिंग का रेडियस चेंज हो जाएगा क्या? नो। भाई रिंग का रेडियस भी क्यों चेंज होगा? बस चेंज क्या होगा, पार्टिकल मेरा पास जाते जा रहा है तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये सब चीजें कांस्टेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। भैया इन सारी चीजों को, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास आ गया एफ नेट इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स। और ये कब हुआ था? जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी थी।
तो मेरे को बताओ अभी लीनियर इक्वेशन बनी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? Linear. linear, तो अब की बार ये SHM परफॉर्म करेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था, क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन गिवन है या नहीं। ये क्वेश्चन टोटल आया हुआ है 3 बार। एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन ये मतलब ये कंडीशन मैथमेटिकली लिखी, एक बार उन्होंने ये कंडीशन स्टेटमेंट वाइज में लिखी कि पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मतलब समझ जाना कि हमारे एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तो उसमें भी SHM करेगा। और तीसरा बार बताऊंगा ये तीसरी बार कैसे आया था, पहले चेक कर लो। अगर ये कंडीशन गिवन होगी तो ही SHM होगा, अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होगी तो कौन सा मोशन होगा? Oscillatory motion. ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, टाइम पीरियड की चर्चा बिल्कुल आखिरी में करेंगे, पहले यहां तक कर लो बस। टाइम पीरियड आराम से सोचेंगे क्या करना है। sir, क्या बोल रहे हो? sir हो गया, हो गया है? चलो डन भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे की चर्चा पे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बोल रहा था कि ये क्वेश्चन तीसरी बार जो आया वो कैसे आया, और मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी है उसमें। तो अब मैं आपको देख लेता हूं कि भैया क्या गलती करोगे या नहीं। क्वेश्चन वही है, ले देके रिंग, एक्सियल डिस्टेंस, सब कुछ वही, कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द पार्टिकल विल परफॉर्म, द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑप्शन फर्स्ट ओनली SHM, ऑप्शन बी ओनली ऑक्सिलेटरी मोशन मतलब ओनली ऑसिलेशन, ऑप्शन सी ऑसिलेशन एंड SHM, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट। या मतलब कुछ अलग टाइप का मोशन हो रहा होगा, ऑक्सिलेटरी और SHM तो नहीं हो रहा होगा। चलो भैया सब लोग भेजो जिस जिसका जो जो आंसर हो। यार को मैं पोल कंडक्ट कर देता हूँ इसके लिए, सबसे बेस्ट। लेट मी चेक, पोल ही कंडक्ट कर देता हूँ। वैसे भी पोल पोल करे बहुत टाइम हो गया, तो ये लो पोल। इस क्वेश्चन में भी इतना टाइम, सिर्फ 36% बच्चों ने आंसर दिया है। अबे यार हद हो गई मतलब। चलो जो गलती मेरे को लग रही थी वो गलती भी आप लोग कर ही रहे हो। डन भाई, दैट्स इट। और सिर्फ 67% बच्चों ने आंसर दिया है भाई, ये तो मतलब क्या ही कहा जाए। सबसे पहले एक चीज को समझो कि भैया अगर मेरे को ये कंडीशन गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है रेडियस से, तो इतनी बात तो कंफर्म है कि वो SHM करेगा ही करेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? No, No, sir. भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन कभी कभी आपको इस तरीके से पागल बना सकता है कि वो आपको ट्रिक करके ये बोले कि भैया एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है ए से। तो कुछ बच्चे देखते हैं ओहो कंडीशन गिवन है, फटाक SHM मार्क कर दो। भैया अब की बार SHM नहीं बनेगा वो। इस चीज का ध्यान दे लेना कि कंडीशन भी गिवन हो और सही गिवन हो। हाँ, तो हमें इतना तो पता चल गया कि SHM तो है। तो भैया अगर SHM तो है तो ऑप्शन डी तो सही हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे ए बी और सी की। SHM है इतना कंफर्म है, SHM है इतना कंफर्म है, तो क्या ऑप्शन बी सही हो सकता है क्या? नहीं, No, क्योंकि SHM तो हो ही रहा है। तो मतलब ले दे के बचा ए और सी। अब इतना ध्यान दो, मैंने क्लास की स्टार्टिंग ही इसी चीज से करी। मैंने कहा कि भैया हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन की ही स्पेशल कैटेगरी क्या है? oscillation. तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भैया
ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑक्सिलेटरी मोशन, मतलब क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन है? यस या नो? Yes, sir. नो सर। No, sir. सारे sir. पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है। जैसे मैंने क्लॉक वाला एग्जांपल दिया, भाई सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन क्या सारे ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? Yes, sir. Yes, sir. भाई ऑक्सिलेटरी पीरियोडिक में से ही निकला है, तो सारे ऑक्सिलेटरी पीरियोडिक तो है। सिमिलरली ऑक्सिलेटरी का ही स्पेशल केस है एसएचएम। क्या सारे ऑक्सिलेटरी एसएचएम होंगे? No, sir. So, No, sir. लेकिन क्या सारे एसएचएम ऑक्सिलेटरी होंगे? Yes. Yes. so, एसएचएम है तो भैया ऑसिलेशन होना तो कंपलसरी है ही। एसएचएम मतलब ऑसिलेशन के बिना एसएचएम तो हो ही नहीं सकता। चैप्टर ही ऑसिलेशन में एसएचएम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, इतना ही दिमाग लगा लेते कि भैया हम ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर एसएचएम पढ़ रहे हैं। अगर एसएचएम ऑसिलेशन नहीं होता तो हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ते क्यों? फिर तो एक नया चैप्टर बनाते इसे हम। तो भैया आंसर होगा आंसर सी, इट विल ऑसिलेट एज वेल एज इट विल एसएचएम। Yes, sir. ये था तीसरी बार आया हुआ क्वेश्चन। अब यहां तक और देख लो, फिर बस टाइम पीरियड और निकालना सीखते हैं। Done, sir. Done, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भैया क्वेश्चन ने कहा एसएचएम है या नहीं, हमने प्रूव कर दिया एसएचएम है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो याद रखो यार, टाइम पीरियड का बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला, सस्ता सा फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, इस फॉर्मूले को याद रखना बस, 2 पाई रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब आप बोलोगे सर कहां से इनर्शियल और कहां से स्प्रिंग? तो याद रखना, इनर्शियल फैक्टर का मतलब है उस पार्टिकल का टोटल मास जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, एसएचएम कर रहा हो। तो मेरे को बताओ इधर कौन सा पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका मास क्या है इधर? वेरी गुड, मेरा ये वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इसका मास मेरे को गिवन है m। तो मैं यहां पे लिखूंगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट, इनर्शियल फैक्टर बन जाएगा m डिवाइडेड बाय। अब आओ स्प्रिंग फैक्टर पे। स्प्रिंग फैक्टर का मतलब क्या है? स्प्रिंग फैक्टर का मतलब है वो कांस्टेंट जिसको आपने पूरे को रिप्लेस किया था, मतलब c। तो बताओ इधर स्प्रिंग फैक्टर कितना लिखूं मैं? वेरी गुड, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो यहाँ पे वही कर डालो कि भैया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करके देखो, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ। no, No. no, sir. बढ़िया। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ। अब बताओ आगे बढ़ चले। Yes. Yes, sir. Yes, sir. डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूं। आप क्या करो, फिलहाल बस सारे फॉर्मूले नोट डाउन करके चलो, फिर हम एक एक करके उन फॉर्मूले को डील करेंगे। लेकिन अभी बस फिलहाल के लिए इतना ही कर लो कि सारे फॉर्मूले लिख लो। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, बाकी मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले समझाऊंगा क्योंकि हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें मेन फॉर्मूलों पे वर्कआउट करना है। ये तो आपको पता ही है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहां कर देता हूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम। ओके, नेक्स्ट इज y is equals to a sin omega t, या y is equals to a sin omega t प्लस माइनस 5। भाई अभी कुछ कंफ्यूजन मत रखना, अभी मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि आप सिर्फ फॉर्मूले लिखो, आपको बाद में एक एक करके प्रॉपर डिटेलिंग में समझाऊंगा। तो भाई मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है, a इक्वल्स टू मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा की वैल्यू है k बाय m रूट में। और उसके बाद फिर मैंने स्प्रिंग फोर्स मतलब अपने रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया कि भैया रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पे n की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए।
फिर मैंने लिखा है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और इसी में नेक्स्ट y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। फिर इसी को डिफरेंशिएट करके मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी है कि वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इधर x की इक्वेशन लिखी है, इसी को डिफरेंशिएट करके अब मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी की इक्वेशन। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करके मैं लिख रहा हूं एक्सीलरेशन की इक्वेशन। तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और अगर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। पहले इस पेज को नोट डाउन कर लो, जब ये नोट डाउन हो जाए बता देना। बस 2-3 फॉर्मूले और रह गए, मतलब कह लो हार्डली टोटल 10 फॉर्मूले हो गए, फिर उन पे काम करना शुरू करेंगे। Done, sir. Sir, done. भाई बढ़िया। ओके, फॉर्मूला नंबर 8, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9th, potential energy is equals to half k x square. Okay, and last, total energy will be equals to half k a square. इसमें हमारा काम बन जाना चाहिए पूरा। Done, sir. डन है, चलो। तो ऐसा करता हूं, सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 समझाता हूं, क्योंकि आपके नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इक्वेशन 1 भी इंपॉर्टेंट है, वेयर एज नीट वालों के लिए इक्वेशन 1 इंपॉर्टेंट नहीं होती। चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले हमने क्या काम कर दिया, हमने पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और मेरे को एक्सीलरेशन फोर्स का दूसरा फॉर्मूला भी पता है F इक्वल्स टू एम ए। इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि है तो दोनों फोर्स ही। इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास आएगा एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो अभी कैलकुलेशन के लिए इसको कर दो निगलेक्ट। तो मेरे को बताओ एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं एक्सीलरेशन को लिख सकता हूं k बाय एम इंटू एक्स। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, k भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है पार्टिकल का, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। माइनस साइन क्यों लगाया है और स्क्वायर क्यों लिया है, ये उसी का रीजन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि अब मेरे पास क्या है, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, मेरे को अल्टीमेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इनवर्स रिलेशन चाहिए। मतलब फोर्स पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और यहाँ पे स्क्वायर लगाया गया है। कुछ फॉर्मूले मैंने ओमेगा के आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा दिए थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा दिए थे। मेरे को बताओ आपको ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से फॉर्मूले याद है? Angle upon time. वेरी गुड, एंगल अपॉन टाइम, और V over R. v अपॉन आर। याद रखना, एक होता है 2 पाई f या 2 पाई बाई टी, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के टर्म्स में, और एक आपने बिल्कुल सही बोला कि ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। बिल्कुल सही। तो ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं अब यूज हो जाएंगे इस ओमेगा में भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ओमेगा ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, कौन सा लिखना है। चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब इधर सुनो, ये क्वेश्चन आपको कैसे आएगा। भैया अगर आप ध्यान दो, हमारे पास एक्सीलरेशन आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सीलरेशन को मैं रिप्लेस करके क्या ये लिख सकता हूं, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो भैया यही आपको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब कि आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, आपको उस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करना है, और आपको चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। रिपीट, भाई मैं क्या कह रहा हूं,
हम डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डबल बार डिफरेंशिएट कर दूंगा और चेक करूंगा कि मेरा फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो x के टर्म्स में ही आना चाहिए। मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब हमारा पार्टिकल SHM कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, जरूरी नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा इस टाइप से कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। क्या पता क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देगा और आपसे वो 101% इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा कि आपको बताना कि SHM परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप डबल डिफरेंशिएट कर दोगे उसे। क्या यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डन डन आ डन। तो भैया बस यहीं तक नोट करके खत्म करो, आज के लिए इतना ही है। बाकी फॉर्मूलेस पे हम वर्क करेंगे अपनी कल की क्लास में। Done, Yes, sir. डन Yes, डन आ sir. डन। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन डन आ डन। डन।